नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक साथ एक बुलेटिन में। देखिए, भाजपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला और अजीज आजम के साथ रामपुर के लिए 100 गाड़ियों के काफिले से रवाना हुए। रामपुर आजम खान पहुंचे, समर्थकों ने जोरदार उनका स्वागत किया। आपको बता दें, हजारों की तादाद में रामपुर में समर्थकों ने आजम खान का जोरदार स्वागत किया। आजम खान की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6000 का जुर्माना नहीं भरा गया था। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलते ही ये रकम जमा की गई, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे आजम की रिहाई हो सकी। दरअसल आजम खान को 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दे दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी, जिसके बाद 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने धाराएं खारिज कर दी, जिससे आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम खान पर 104 केस हैं। जेल से निकलने के बाद आजम ने बीएसपी में जाने के सवाल पर कहा कि ये अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्तापक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि फर्जी मुकदमे लगाने वालों को आज सबक मिल गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमा करने वालों को भी ये सबक मिल गया है। हर झूठ की एक मियाद होती है और हर एक साजिश की भी। अखिलेश ने कहा कि जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, बीजेपी को वो कभी अच्छे नहीं लगते। आजम खान एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वो हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। अखिलेश यादव ने पोस्ट के आखिर में लिखा, इंसाफ जिंदाबाद। ऑनलाइन अवैध सट्टा ऐप मामले में लगातार देश की बड़ी हस्तियों से पूछताछ का दौर जारी है। अगर आज की बात की जाए तो आज युवराज सिंह से पूछताछ की गई, जो पूर्व के क्रिकेटर हैं। कल पूछताछ की गई थी रॉबिन थापा से। इससे पहले सुरेश रैना, मिनी चतुर्वेदी, उर्वशी, तमाम देश के बड़े चर्चित चेहरों से पूछताछ की गई है। और ये पूछताछ का उद्देश्य यही है कि आपको क्या इसकी जानकारी थी, इस ऐप की, किस ऐप के माध्यम से कैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब की जा रही है, कैसे अवैध सट्टे का बड़ा कारोबार चल रहा था जो कि करोड़ों का था। तो इसी तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगातार ईडी के अधिकारी संबंध भेज करके देश की बड़ी हस्तियों को बुला रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में पूछताछ की गई। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे सवाल जवाब किए। इससे पहले सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी और उनका बयान दर्ज किया गया। रॉबिन उथप्पा सुबह करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और शाम 7:30 बजे वहां से निकले थे। इससे पहले ईडी इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला से भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। अब 24 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद को ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। झारखंड की राजधानी रांची और दिल्ली में ईडी ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जमीन घोटाले को लेकर ये छापेमारी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की मिलीभगत की भी खबर सामने आई है। भ्रष्टाचार के इसी मामले में ईडी जांच पड़ताल कर रही है। ईडी ने दिल्ली के 3 और रांची के 6 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। ये छापेमारी केनके ब्लॉक और रांची की विवादित जमीनों से जुड़े मामले को लेकर की गई।
ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि केनके ब्लॉक और रांची के अन्य प्रमुख इलाकों में कई महंगी जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा गया। कमलेश कुमार और उसके नेटवर्क ने इन जमीनों को वैध दिखाने के लिए नकली रजिस्ट्री, फर्जी खतियान और पुराने दस्तावेजों को तैयार किया। इस साजिश में कुछ सर्कल अफसर भी शामिल थे, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इन दस्तावेजों पर सत्यापन की मुहर लगा दी। इन सरकारी और निजी जमीनों को फिर अलग अलग निवेशकों, बिल्डरों और स्थानीय व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचा गया। इस दौरान आरोपी करोड़ों का लाभ कमाने में सफल रहे। जमीनों के दाम और कागजातों के मिलान में जब खामियां सामने आई, तब ये मामला ईडी की जांच के दायरे में आ गया। कोलकाता में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अब तक 7 लोगों की जान जाने की खबर है, क्योंकि बारिश के पानी में करंट दौड़ने की वजह से इन 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि लोगों के घरों के भीतर तक 3 फीट तक पानी भर चुका है। और वहीं इसी के साथ रेलवे और कई ऐसे मेट्रो ट्रेनें भी हैं जो कि प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल तक करना पड़ गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं कोलकाता में बिजली का करंट लगने से 7 लोगों की मौत भी हुई है। शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से महानायक उत्तम कुमार और रविंद्र सरोवर स्टेशनों के बीच जलभराव हो गया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ जगहों पर मेट्रो सेवाओं को रोकना पड़ा। जोरदार बारिश की वजह से हवाई अड्डे पर पानी भर गया। बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी देखा गया और कुल 30 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। सैलाब की वजह से कोलकाता में लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई इलाके पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस टाइम हड़कंप मच गया जब एक विशाल अजगर देखने को मिला। ये विशाल अजगर एक कार के ऊपर बैठा हुआ था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर देखने की वजह से स्थानीय लोगों में काफ़ी डर का माहौल था। अजगर का रेस्क्यू होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। मेरठ के गंगानगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने कार के ऊपर बैठे एक विशालकाय अजगर को देखा। अजगर को देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इलाके के लोगों ने अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और कार पर बैठे 16 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। बिहार के चुनाव से पहले कांग्रेस का महामंथन पटना में होगा। 24 तारीख को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, महासचिव, प्रभारी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। इस बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो एक्सटेंडेड बैठक है, जिसमें तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बिहार के चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस का ये महामंथन कांग्रेस की चुनावी रणनीति को आगे के लिए तैयार करेगा। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा और खास तौर पे वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी, उसकी रूपरेखा जो है कांग्रेस की कार्य समिति में तय की जाएगी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद अब कांग्रेस 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक करने जा रही है। सदाकत आश्रम में होने जा रही इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। CWC की इस अहम बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और NDA को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। 84 साल के बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे पहले साल 1940 में यहां वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस समय ये बैठक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और भारत की स्वतंत्रता की मांग को लेकर रणनीति बनाने पर की गई थी। देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जा रहे इंदौर में खाकी को दागदार करने वाला एक और मामला सामने आया, जहां पर खाकी में आरक्षक राहगीरों से पैसा मांगता नजर आया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस पुलिस पर लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही पुलिस नशे में धुत होकर घूमने लगे तो फिर क्या हो। देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां शहर के वर्ल्ड क्लब चौराहे पर एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में लोगों से पैसा मांगता नजर आया।
पुलिस का जवान इतने नशे में था कि उसे वर्दी का जरा भी लिहाज नहीं था। ये जवान सड़क से गुजर रहे राहगीरों से 50 रुपए मांग रहा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जब पुलिस ही नशे में बेसुध होकर घूमने लगेगी तो अपराधियों से उनकी रक्षा कौन करेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिसकर्मी का ये आचरण बेहद शर्मनाक है। इसकी जांच कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नोएडा पुलिस और परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने करीब 1500 लोगों के जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो निरस्त कर दिए गए हैं। इन पर आरोप है कि करीब काफी टाइम से ये लोग यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, साथ ही जो स्टंटबाजी कर रहे थे, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों पर नोएडा में शिकंजा कसा गया है। परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1500 से ज्यादा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए। बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और सड़कों पर रील बनाने को लेकर ये एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 800 लाइसेंस को तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने की वजह से निरस्त किया गया है। वहीं 36 लाइसेंस सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले वाहन चालकों के निरस्त किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर इन लोगों की शिकायत की थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने इन चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। युवाओं में रील्स की सनक कुछ इस कदर है कि वो वायरल होने के लिए सड़कों पर स्टंटबाजी करते हैं। कोई तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाता है तो कोई चलती कार में खतरनाक स्टंट करता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। इसीलिए अब परिवहन विभाग इस तरह के मामलों में सख्त हो गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मेरठ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेरठ पुलिस ने आज संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च के अंदर एएसपी के साथ मेरठ पुलिस के आला अधिकारी और पीएसी भी मौजूद रही। मेरठ के कई इलाकों को सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां त्योहारों के दौरान हिंसा भड़कने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी ने मिलकर मेरठ के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस का ये मार्च शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए घंटाघर तक गया। इस फ्लैग मार्च में एसपी सिटी और एएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मार्च के दौरान पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को देखा। पूरे त्योहारी सीजन के दौरान शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इस दौरान अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 107 में आग का तांडव देखने को मिला। सनराइज वर्ल्ड सोसाइटी में आग लग गई। आग लगने से पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। सनवर्ल्ड बनालिका सोसाइटी के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दोपहर में 2:35 पर 11 नंबर टावर के 201 नंबर फ्लैट से लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान राख हो गया और लाखों का नुकसान भी हुआ है। अच्छी बात यह रही कि आग में जनहानि नहीं हुई। कांग्रेस आरजेडी के साथ झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन बिहार में पाटीदार हांसदा जो जेएमएम के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर 14 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। बिहार विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में पहले ही खींचतान मची है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार में 14 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। बिहार में जेएमएम के बड़े नेता पटवारी हांसदा और बाबा ने जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर 14 सीटों पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। हांसदा की इस मांग को पार्टी गंभीरता से ले रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में जिन 14 सीटों पर दावेदारी की है, उनमें 9 जनरल सीटें हैं। इसके अलावा 2 एसटी और 3 एससी सीटें शामिल हैं। जेएमएम की 14 सीटों की मांग महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, खासतौर पर जब बड़े घटक दल कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही सीटों के लिए खींचतान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन में जेएमएम को कोई तवज्जो नहीं देता।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने अभी हाल ही में 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी हो, लेकिन आप नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की 7 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। इससे पहले भी ईडी ने सत्येंद्र जैन की 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त की थी। कुल मिलाकर अब तक उनकी 12 करोड़ 25 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दरअसल सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच अपनी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बनाई। इस मामले में अब ईडी एक्शन ले रही है। असम की धड़कन कहे जाने वाले जुबिन गर्ग आज पंचभूत में विलीन हो गए। पंचभूत में विलीन होते समय प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज वो गुवाहाटी के सोनापुर में उपस्थित थे। साथ ही केंद्र के कई मंत्री और असम के मुख्यमंत्री समेत असम के सभी मंत्री और विधायक लाखों की संख्या में जन सैलाब उभरा था आज गुवाहाटी के सोनापुर शमशान में, जहां जुबिन गर्ग को मुखाग्नि दिया। 52 साल की उम्र में सिंगर जुबिन गर्ग का दुनिया को अलविदा कह जाना किसी बुरे सपने सा है। 19 सितंबर को जब उनके निधन की खबर आई तो सिंगर के चाहने वालों के दिल बैठ गए। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित हजारों लोगों ने सिंगर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए जुबिन गर्ग का निधन हो गया था। सिंगर की मौत सभी को शॉक कर गई थी। फैंस और फैमिली सभी को बस यही लग रहा था कि आखिर स्कूबा डाइविंग में उनकी जान कैसे जा सकती है। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 2 बार उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद गुवाहाटी में सिंगर का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें विदाई देने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुख की घड़ी में सिंगर की पत्नी गरिमा फूट फूट कर रोती दिखाई दी। दिल्ली में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वहीं शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार की तरफ से सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए साउथ सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुपरस्टार शाहरुख खान को उनके 33 साल के करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ये अवार्ड उन्हें सुपरहिट फिल्म जवान के लिए दिया गया। शाहरुख के अलावा अभिनेता विक्रांत मैसी को भी उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं रानी मुखर्जी को भी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इन सभी अवार्ड विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। के कानपुर में नकाबपोश बदमाशों ने 7वीं क्लास की छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की। जबरन बाइक पर खींच के ले आते समय चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों में से डिलीवरी बॉय ने मौके पर पहुंचकर छात्रा की मदद की, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ये सनसनीखेज वारदात चकेरी थाना क्षेत्र के परदेवन पुरवा से सामने आई, जहां नकाबपोश बदमाशों ने ताइक्वांडो क्लास से लौट रही 7वीं की छात्रा का अपहरण करने का प्रयास किया। बदमाशों ने बच्ची को चीज दिलाकर बरगलाने का प्रयास किया। मना करने पर उसका हाथ मरोड़ दिया। बदमाश बच्ची को खींचकर बाइक पर बिठाने की कोशिश करने लगे। बच्ची के चीखने पर पास से गुजर रहा डिलीवरी बॉय वहीं पर रुक गया। ये देखकर बदमाशों ने बच्ची को डंडा मारा और फरार हो गए। छात्रा ने घर पहुंचकर परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले की पड़ताल जारी है। उत्तराखंड का बहुचर्चित मामला, जिसको लेकर के युवाओं सहित कई संगठन जो है राजधानी में देहरादून सड़क पर उतरे हुए थे। आपको बता दें कि ये मामला जो था UKSSC से जुड़ा हुआ था। UKSSC का पेपर था बीते रविवार को, जो कि सोशल मीडिया पर लीक का नाम दिया जा रहा था, लेकिन जो है उत्तराखंड पुलिस ने साफ तौर से कहा कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है।
जो है स्पष्ट जो है ये बात तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि लीक हुआ था या फिर सिर्फ एक आदमी के पास ही गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खालिद को हरिद्वार से दबोचा। खालिद पर आरोप है कि उसने परीक्षा केंद्र से 3 पेपर व्हाट्सएप पर भेजकर लीक किए थे। वहीं एग्जाम सेंटर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि जिस परीक्षा केंद्र के कमरे में बैठकर खालिद परीक्षा दे रहा था वहां जैमर नहीं था। इस मामले में अब एसआईटी परीक्षा केंद्र के सभी कर्मचारियों और जैमर टीम से भी पूछताछ कर रही है। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बाइक ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एक स्पोर्ट्स बाइक सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चालक का बाइक पर भी जरा कंट्रोल नहीं रहा। इसके बाद ये बाइक सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से जाकर टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरा। वहीं दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की भयावह तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी हमलों की वजह से हिंदुओं की संख्या घट गई है, हमें इस पर काम करना चाहिए। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने स्वदेशी सामान अपनाने पर बल दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, उस समय और उसके बाद भी वर्ष 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। लेकिन जब 1947 में देश को आजादी मिली, तब हिंदू आबादी सिर्फ 30 करोड़ रह गई थी। 809 सालों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो घट गई। ये घटती आबादी न सिर्फ आक्रमणकारियों द्वारा मारी गई, बल्कि भूख, बीमारी और तमाम तरह की यातनाओं से भी मरी। विदेशी गुलामी ऐसी ही होती है। सीएम योगी ने कहा कि हमें भारतीय श्रमिकों के द्वारा बनाई गई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए। कोटा लाड़पुरा क्षेत्र से विधायक कल्पना देवी, जो कि कोटा की महारानी भी हैं, आज उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ मंडाना कस्बे के एक स्कूल में विशेष रूप से अतिथि बनने का, जहां पर नृत्य कर रहे बच्चों को देखकर उनका मन मचल उठा और उन्होंने अपने कदम स्वतः ही उस ओर बढ़ा दिए। लगभग 3 मिनट तक नृत्य करते नजर आई। दरअसल कोटा जिले के मंडाना कस्बे में स्थित आवासीय स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में जिले के 37 स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेने आए थे। विधायक कल्पना देवी टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान आवासीय विद्यालय के बच्चे डांस करने लगे। आदिवासी बच्चों को नाचता देख विधायक खुद को रोक नहीं पाई और बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद अब इसे खूब लाइक किया जा रहा है।